नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और स्वागत है आपका अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। साप्ताहिक समसामयिकी समाचारों के इस बुलेटिन में हम लोग देखते हैं सप्ताह भर के महत्वपूर्ण समाचार विभिन्न स्रोतों जैसे द हिंदू, PIB, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय एडिशन, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी इत्यादि से। साथ ही सम्मिलित किया जाता है विभिन्न वन लाइनर्स को जो महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना बुलेटिन और देखते हैं सबसे पहले सप्ताह भर के प्रमुख हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनेक प्रावधान 20 जुलाई से लागू होंगे। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन, लाखों किसान होंगे लाभान्वित। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा गुजरात के आनंद में स्थापित विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ। गुजरात स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी इकाई ने पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सूर्य की अब तक की सबसे नजदीक से ले गई तस्वीरें जारी की गई। कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास में प्राथमिक सफलता, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई वैक्सीन, शुरुआती परीक्षण सफल। हम लोग देख रहे हैं 20 से 25 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स, जो कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स है। और उसमें हम लोगों ने पहला भाग देख लिया था जिसमें हम लोगों ने वन लाइनर देखा था और 10 तक जो है पॉइंट देख लिए थे। अब आगे देखते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है मगुरी मोटापुंग वेटलैंड। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ समय पूर्व तिनसुकिया के बागजान गांव में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्लांट में विस्फोट होने से प्राकृतिक गैस का रिसाव हुआ था। यह आर्द्र भूमि उस स्थान से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मगुरी मोटापुंग वेटलैंड जो है वह डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा डिब्रू साइखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस आर्द्र भूमि का नाम कैटफिश क्लैरियस बैट्रेकस के लिए स्थानीय शब्द मगुर से लिया गया है, जो यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। मोटापुंग पास में स्थित एक गांव है। इसका महत्व देख लेते हैं तो इसे वर्ष 1996 में एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया था। इसकी अवस्थिति देख लेते हैं तो स्थिति क्या है इसकी। यह आर्द्र भूमि असम के राष्ट्रीय उद्यान को अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क से जोड़ती है तथा भारत वर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे का निर्माण करती है। यह आर्द्र भूमि ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ में स्थित है तथा उत्तर में लोहित नदी और दक्षिण में डिब्रू इसकी सीमाएं बनाते हैं। तो यह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टी सेल प्रतिरक्षा, मतलब टी सेल इम्यूनिटी। हाल ही में सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ हुए कोविड-19 एवं सार्स रोगियों और असंक्रमित व्यक्तियों में भी SARS-CoV-2 के लिए विशिष्ट टी सेल प्रतिरक्षा का पता लगाया है। टी सेल प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप टी सेल के बारे में अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं इस पिक्चर में। टी सेल के बारे में देख लेते हैं तो मानव शरीर में टी सेल एंटीबॉडी के साथ वायरल संक्रमण के खिलाफ मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा है। टी सेल सीधे तौर पर संक्रमित कोशिकाओं को निशाना बनाती है और उन्हें मार देती है। टी सेल एक प्रकार का लिम्फोसाइट है जो थाइमस ग्रंथि में विकसित होता है और मानव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ विकसित होता है तो थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्लैंड में विकसित होता है।
आगे देख लेते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि विशिष्ट टी सेल कोशिकाओं को उन सभी लोगों में पाया गया था जो 17 वर्ष पहले सार्स से ठीक हुए थे या सार्स CoV-1 एवं सार्स CoV-2 के 50% से अधिक असंक्रमित थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि सामान्य आबादी से पहले से ही सार्स CoV-2 प्रतिरक्षा का एक स्तर मौजूद है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि संक्रमण एवं कोरोना वायरस के संपर्क में आने से मानव शरीर में लंबे समय तक कार्य करने वाली टी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अतः कोविड-19 के संक्रमण एवं संसर्ग को प्रबंधित करने में टी सेल मददगार साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टी सेल के बारे में देखा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए DDT की आपूर्ति की गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP की आपूर्ति की है। HIL दुनिया में DDT बनाने वाली एकमात्र कंपनी है, तो यह याद रखिएगा। भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को DDT की आपूर्ति के लिए 1954 में गठित किया गया था, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पॉइंट क्या है, तो है बाथिनोमस रक्सासा। बाथिनोमस रक्सासा जो कि एक कॉकरोच है। हाल ही में सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है। शोधकर्ताओं ने इस सुपर जायंट जीव को समुद्री कॉकरोच नाम दिया है। यह पूर्वी हिंद महासागर में खोजी गई पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति है। कहाँ खोजी गई है, तो इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के दक्षिणी तट के निकट इसे खोजा गया है। बाथिनोमस रक्सासा के 14 पैर होते हैं, परंतु यह जीव इन पैरों का उपयोग भोजन की तलाश में महासागरों के तल पर रेंगने के लिए करते हैं। इनकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर है, जो आइसोपोड्स के हिसाब से काफ़ी अधिक है। आमतौर पर आइसोपोड्स की अधिकतम लंबाई जो है वो 33 सेंटीमीटर से अधिक 33 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 1 फीट से कुछ अधिक होती है। इसके शरीर पर डार्थ वेडर के हेलमेट जैसी आकृति उपस्थित होती है एवं सिर पर युग्मित आंखों के आकार के कारण है। ठीक है, दार्थ वाडेर कौन है, तो दार्थ वाडेर जो है वह स्टार वार्स फ्रेंचाइजी में एक काल्पनिक चरित्र है। स्टार वार्स तो कौन नहीं जानता है। स्टार वार्स एक अमेरिकी महाकाव्य अंतरिक्ष ओपेरा मीडिया फ्रेंचाइजी है जो जॉर्ज लुकास के द्वारा बनाई गई है। तो स्टार वार्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और दार्थ वाडेर किससे संबंधित है यह भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाए या नहीं जाए, फिर भी याद रखिएगा जरूर। 50 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंचने वाले आइसोपोड्स को सुपर जायंट्स कहा जाता है। यह विशाल आइसोपोड्स केकड़ों, झींगा मछलियों और श्रिम्प यानी कि 10 पैरों वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है तथा प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के ठंडे जल में गहराई में पाए जाते हैं। तो किन किन महासागरों में पाए जाते हैं याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो आइसोपोड प्रजाति का एकमात्र सदस्य जो आकार में बाथिनोमस रक्सासा से बड़ा होता है वह है बाथिनोमस गिगेंटियस, जो कि पश्चिमी अटलांटिक महासागर के गहरे जल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा। तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। हाल ही में लेखा परीक्षा नियामक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर R नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में किया है यह याद रखिएगा। तकनीकी सलाहकार समिति जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल हैं, लेखांकन मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों के ड्राफ्ट से संबंधित मुद्दों पर NFRA के कार्यकारी निकाय को सहायता एवं सलाह देगी। समिति वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं, तैयारीकर्ताओं एवं लेखा परीक्षकों को इनपुट भी देगी। तकनीकी सलाहकार समिति के कार्य क्या क्या होंगे तो देख लेते हैं। लेखा परीक्षा गुणवत्ता के उपायों के विकास पर सलाह देना, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त तरीकों पर सलाह देना इसमें शामिल है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है। क्या क्या, तो लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन से संबंधित या फिर स्वतंत्र ऑडिटर विनियमन के माध्यम से
निवेशकों की सुरक्षा में एनएफआरए की भूमिका से संबंधित। अब देख लेते हैं एनएफआरए आखिर क्या है। तो एनएफआरए जो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के उपखंड 1 के तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। एनएफआरए के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षा नीतियां एवं कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की सिफारिश करना, लेखा मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी करना एवं उन्हें लागू करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं रेज पहल के बारे में। रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, यह है रेज का फुल फॉर्म। तो हाल ही में सरकार द्वारा इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिए रेट्रोफिट एयर कंडीशनिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह रेज कार्यक्रम यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड तथा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मैत्री कार्यक्रम की संयुक्त पहल है। यह याद रखिएगा मैत्री कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम की आवश्यकता और महत्व देख लेते हैं। तो काफ़ी समय से भारत में हवा की खराब गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है और विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के समय में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थलों के भीतर वायु गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है। रेज पहल के माध्यम से पूरे देश में कार्य क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता को सुधार कर उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित और बेहतर बनाया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार एकीकरण एवं सुधार यानी कि मैत्री स्कीम के बारे में देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसका यह जो कार्यक्रम है भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय तथा यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड के मध्य भारत अमेरिका द्विपक्षीय साझेदारी का एक हिस्सा है। तो यह भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य इमारतों के भीतर एक मानक पद्धति के रूप में लागत प्रभावी ऊर्जा दक्षता को अपनाने में तेजी लाना तथा विशेष रूप से इमारतों के शीतलन पर ध्यान केंद्रित करना है। आगे का पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हालो आर्चिया। हालो आर्चिया देख लेते हैं यह क्या है। तो पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील के पानी के रंग हालो आर्चिया नामक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गई है। तो यह याद रखिएगा। हालो आर्चिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। तो यह याद रखिएगा कि खारे पानी में यह पाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जल का वाष्पीकरण हुआ, जिससे लोनार झील की लवणता एवं पीएच में वृद्धि हुई है। पीएच का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लवणता एवं पीएच की वृद्धि ने हैलोफिलिक जीवाणुओं के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी और झील का रंग अपने मूल रूप में वापस आने लगा है, क्योंकि वर्षा ऋतु ने अतिरिक्त जल की मात्रा को बढ़ा दिया है, जिससे लवणता एवं पीएच के स्तर में कमी आई है और झील में हरी शैवाल भी बढ़ने लगी है। अब देख लेते हैं लोनार झील के बारे में। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, जो कि 1.85 किलोमीटर के व्यास एवं 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीवाणुओं यानी कि नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जैसे स्लैकिया sp, एक्टिनो पॉलीस्पोरा sp और प्रवासी पक्षी जैसे सेलडक, ग्रेव, रूडी सेलडक के रूप में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं येलो इंडियन बुलफ्रॉग के बारे में। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में येलो इंडियन बुलफ्रॉग का एक बड़ा समूह देखा गया है। इंडियन बुलफ्रॉग में मादाओं को आकर्षित करने के लिए मानसून के दौरान रंग बदलने की क्षमता होती है। इंडियन बुलफ्रॉग आमतौर पर चमकीले पीले रंग के नहीं होते, किंतु नर प्रजनन के दौरान रंग बदल सकते हैं। मानसून काल के दौरान जब इनका प्रजनन काल शुरू होता है तो ये बुलफ्रॉग अपने रंग को हरे रंग से बदलकर पीला कर लेते हैं। इंडियन बुलफ्रॉग के बारे में देख लेते हैं। तो इंडियन बुलफ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होप्ला बत्राचुस टाइगरिनस है। होप्ला बत्राचुस
टाइग्रिनस है। इसे आमतौर पर बुल फ्रॉग, गोल्डन फ्रॉग, टाइगर फ्रॉग इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक यानी कि लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान की देशज प्रजाति है। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किया गया है। अर्थात इस प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा नहीं है, परंतु इसके शिकार पर जुर्माना लगाया गया है। नरसिंहपुर के बारे में देख लेते हैं। तो नरसिंहपुर जो है मध्य प्रदेश में एक लोकप्रिय मंदिर शहर है जिसका नाम हिंदू देवता नरसिंह के नाम पर रखा गया है। यह शहर अपने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो भगवान नरसिंह को समर्पित है, जिन्हें भगवान विष्णु का एक उग्र अवतार माना जाता है, जो आधे शेर एवं आधे आदमी के रूप में अवतरित हुए थे। इनको तो सब जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में खिरवार वंश से संबंधित जाट सरदारों के द्वारा किया गया था, जो भगवान नरसिंह के अनुयायी थे। नरसिंहपुर के प्राचीन नरसिंह मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो किसने निर्माण करवाया था ये याद रखिएगा, और किस भगवान के ऊपर समर्पित है यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ट्रेनों की वास्तविक समय निगरानी के लिए रणनीति। रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक प्रबंधन रणनीति तैयार की जा रही है। यह रणनीति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा यात्री कोचों में लगाए गए CCTV कैमरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर तैयार की जा रही है। भारतीय रेलवे के द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों की वीडियो निगरानी प्रणाली की दिशा में मार्च 2021 तक 7000 कोचों में निगरानी कैमरे लगाने की योजना है। कोच में वीडियो निगरानी प्रणाली के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। SOP में डाटा की अपलोडिंग, रिटेंशन और रिट्राइवल से संबंधित विवरण को शामिल किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों और रेलवे अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रतिक्रिया की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्तमान निगरानी क्षमता के बारे में। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे द्वारा 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिसमें उत्तर रेलवे के 725 स्टेशन, दक्षिण रेलवे के 573 स्टेशन शामिल हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि प्रीमियम, मेल, एक्सप्रेस एवं उपनगरीय ट्रेन के कोचों में CCTV कैमरे लगाने का कार्य पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है CS शेषाद्री के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो हाल ही में प्रख्यात गणितज्ञ CS शेषाद्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। CS शेषाद्री का जन्म 29 फरवरी 1932 को तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR से अपने करियर की शुरुआत की। वर्ष 1984 में वे चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में शामिल हो गए, जिसके बाद वर्ष 1989 में उन्हें SPIC साइंस फाउंडेशन के तहत स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स शुरू करने का अवसर मिला, जो कि आगे चलकर चेन्नई गणित संस्थान के रूप में विकसित हुआ। CMI एक ऐसे अनूठे संस्थान के रूप में उभरा जो स्नातक स्तर की शिक्षा को अनुसंधान के साथ एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। प्रोफेसर शेषाद्री को बीजीय ज्यामिति में, अलजेब्रिक ज्योमेट्री में उनके कार्य के लिए काफ़ी सराहना मिली और उन्हें विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1988 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेटा मटेरियल्स के बारे में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बड़ी अवसंरचनाओं में दोषों या त्रुटियों का पता लगाने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग किया है। मेटा मटेरियल्स अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना के साथ कृत्रिम रूप से तैयार किए गए पदार्थ होते हैं। यह अद्वितीय आंतरिक सूक्ष्म संरचना इन्हें अद्वितीय गुण प्रदान करती है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। मेटा मटेरियल्स की घटक कृत्रिम इकाइयों को आकार, प्रकार, आंतरिक गुणों के अनुरूप बनाया जा सकता है, जिससे असामान्य गुणों को प्रदर्शित किया जा सके। इमारतों, पाइपलाइनों एवं रेलवे जैसी इंजीनियरिंग अवसंरचनाओं में भयावह विफलताओं को रोकने के लिए समय समय पर परीक्षण की आवश्यकता होती है और इसके लिए मेटा मटेरियल का जो है उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बल्क अल्ट्रासोनिक निरीक्षण के बारे में। तो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो समूह यानी कि बल्क अल्ट्रासाउंड में विचरण करती हैं, व्यापक रूप से संरचनात्मक सामग्री के गैर आक्रामक एवं गैर विनाशकारी परीक्षण के लिए उपयोग की जाती हैं। पारंपरिक रूप से बल्क अल्ट्रासोनिक निरीक्षण कठिन और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें संरचनाओं का बिंदु दर बिंदु मूल्यांकन शामिल है। यह विशेष रूप से बड़ी अवसंरचनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और नैरोबी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गाइडेड वेव अल्ट्रासाउंड द्वारा बड़ी अवसंरचनाओं में दोषों या त्रुटियों का पता लगाने में सुधार करने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग किया है। गाइडेड वेव टेस्टिंग में
ध्वनि तरंगों को संरचना के आंतरिक भाग में भेजने के बजाय संरचना की लंबाई के अनुरूप भेजा जाता है। मेटामेटीरियल्स के उपयोग से ध्वनि तरंगों की लंबी दूरी तक परीक्षण करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी एजी माला ने 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा कि कहाँ की गई है। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित भारत सरकार के नेशनल सौर मिशन के पहल के अनुरूप है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। इस संयंत्र के लिए सभी उपकरणों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की गई है, जिसमें नवीनतम तकनीक पर आधारित 9180 अत्यधिक कुशल मैनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल भी हैं। इस सौर ऊर्जा परियोजना को केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया है। मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल के बारे में देख लेते हैं। तो मोनोक्रिस्टलाइन, जिसे एकल क्रिस्टलीय सिलिकॉन सौर पैनल भी कहा जाता है, अपने बाहरी काले रंग के कारण आसानी से पहचाने जाने योग्य होते हैं। ये बेलनाकार सिलिकॉन सिल्लियों यानी कि सिलिंड्रिकल सिलिकॉन इनगॉट्स से बने होते हैं, जिन्हें वेफर्स के रूप में काटा जाता है और ये उच्च दक्षता वाले होते हैं। इसमें सूर्य विकिरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता होती है। एक और होता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सौर पैनल। इसके बारे में भी देख लेते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन को बहुक्रिस्टलीय सौर पैनल के रूप में भी जाना जाता है। मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल के विपरीत इसके निर्माण के लिए पिघला हुआ सिलिकॉन एक वर्गाकार आकार में ढाला जाता है। फिर इस सिलिकॉन को ठंडा करके पॉलीक्रिस्टलाइन आकार बनाते हुए चौकोर वेफर्स में काटा जाता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं इस सौर ऊर्जा संयंत्र का। तो यह सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन एजी माला की मदद करेगी। यह भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा स्वच्छ एवं हरित वातावरण की दिशा में की गई विभिन्न पहलों में से एक है। इस संयंत्र से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को केरल राज्य विद्युत बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भी भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देख लेते हैं मेडिकैब के बारे में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा समर्थित एक स्टार्टअप ने मेडिकैब नाम से एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है, जिसे 4 लोगों द्वारा मात्र 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। मेडिकैब को हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया, जहां इसका उपयोग कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, केरल के वायनाड जिला में इसे जो है लॉन्च किया गया है। मेडिकैब में कुल 4 प्रकार के जोन बने हुए हैं, जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम और एक 2 बेड वाला आईसीयू शामिल है। यह पोर्टेबल अस्पताल इकाई परिवहन की दृष्टि से काफ़ी किफ़ायती है। इसे आसानी से एक दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह पोर्टेबल अस्पताल इकाई मौजूदा समय में महामारी से लड़ने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। साथ ही यह आने वाले समय में भी भारत की चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आध्यात्मिक त्रिकोण महेश्वर, मांडू और ओमकारेश्वर के बारे में। ठीक है, तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत आध्यात्मिक त्रिकोण महेश्वर, मांडू और ओमकारेश्वर पर 42वें वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश स्थित महेश्वर, मांडू और ओमकारेश्वर के आध्यात्मिक त्रिकोण के तहत आने वाले गंतव्यों के मनोहारी प्राकृतिक छटाओं की समृद्धि का प्रदर्शन किया गया और इस तरह दर्शकों को इन मनोरम स्थानों से परिचित कराया गया। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत याद रखिएगा, के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। यह वर्चुअल मंच के माध्यम से लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार कर रहा है। इस आध्यात्मिक त्रिकोण का पहला पड़ाव महेश्वर या महिष्मती है, जो ऐतिहासिक महत्व के साथ मध्य प्रदेश के शांत और मनोरम स्थलों में से एक है। इस शहर का नाम जो है भगवान शिव या महेश्वर के नाम पर पड़ा है, जिसका उल्लेख महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ओमकारेश्वर में 33 देवता हैं और दिव्य रूप में 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। यह नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, तो यह भी याद रखिएगा। ओमकारेश्वर इंदौर से 78 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का एक आध्यात्मिक शहर है। मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित मांडू को मांडवगढ़, सादियाबाद यानी कि आनंद का शहर भी कहा जाता है। मांडू मुख्य रूप से सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है, तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो कृष्णापट्टनम
पोर्ट कंपनी लिमिटेड। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अडानी पोर्ट्स द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड में इक्विटी शेयर होल्डिंग के साथ प्रबंधन नियंत्रण में अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। देख लेते हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो यह भारत का सबसे बड़ा निजी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है, ठीक है, और तो निजी है मतलब कि प्राइवेट है और सबसे बड़ा है, इसलिए याद रखिएगा। अडानी पोर्ट्स एकीकृत पोर्ट अवसंरचना सेवा प्रदान करता है जो वर्तमान में 6 तटीय राज्यों गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के 10 घरेलू बंदरगाहों पर मौजूद है। यह अधिग्रहणकर्ता लॉजिस्टिक चेन अर्थात जहाज़ों के प्रबंधन से लेकर जहाज़ों के ठहरने का स्थान, जहाज संचालन, कर्सन, लंगर डालने की जगह, सामानों के रखरखाव, आंतरिक परिवहन, भंडारण एवं संचालन, प्रोसेसिंग तथा सड़क या रेल के द्वारा अंतिम निकासी तक का प्रबंधन करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो कृष्णापट्टनम पोर्ट, जिसे KPCL के नाम से जाना जाता है, यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित भारत के पूर्वी तट पर एक निजी तौर पर विकसित किया गया डीप वाटर पोर्ट है। तो यह याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। यह चेन्नई पोर्ट के उत्तर में 190 किलोमीटर और नेल्लोर शहर से 18 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। KPCL कृष्णापट्टनम में गहरे जल के बंदरगाह को विकसित करने तथा संचालित करने का कार्य कर रही है। KPCL का आंध्र प्रदेश सरकार के साथ वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से 30 वर्ष की अवधि के लिए बिल्ड ऑपरेटेड शेयर ट्रांसफर के आधार पर रियायती समझौता भी हुआ है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इस बंदरगाह का महत्व कृष्णदेव राय के शासनकाल में अधिक बढ़ गया था, इसलिए इसका नाम कृष्णापट्टनम रखा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं अमला शंकर जी के बारे में। तो 24 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध नृत्यांगना अमला शंकर जी का 101 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। अमला शंकर का जन्म कब हुआ था? 27 जून 1919 को जसोर यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में जो स्थित है में हुआ था। अमला शंकर ने 1930 के दशक में नृत्य करना सीखा था जब वे पहली बार फ्रांस में 1930 में अपने गुरु और भावी पति उदय शंकर से मिली थी। उदय शंकर जी भी एक प्रसिद्ध नर्तक और कोरियोग्राफर के रूप में जाने जाते थे। अमला शंकर ने अपना पहला स्टेज शो प्रदर्शन 1931 में बेल्जियम में किया था। तो यह पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कला के क्षेत्र में अमला शंकर के योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2011 में बंगाल सरकार ने बंगा विभूषण से सम्मानित किया था। वहीं वर्ष 2012 में उन्हें नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण माफी योजना के तहत कुल पात्र किसानों में से 83% किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। इस योजना के तहत 17,646 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। योजना के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। इस योजना में का उद्देश्य किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसली ऋण को माफ़ करना था। और ऋण माफ़ की अवधि देख लेते हैं। तो इस ऋण के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के मध्य लिया गया ऋण जो है माफ़ किया गया है, जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया नहीं गया हो। महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म वर्ष 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। फुले को महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा 11 मई 1888 को प्रदान की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं सामाजिक सुधार और महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। तो महात्मा ज्योतिराव फुले का कार्य मुख्य रूप से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत और जाति व्यवस्था के उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण, हिंदू पारंपरिक जीवन में सुधार से संबंधित है। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के साथ भारत में महिलाओं की शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। यह दंपत्ति पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले भारतीय थे। ठीक है, तो इन्होंने फुले दंपत्ति जो थे इन्होंने ही
पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोला था, याद रखिएगा। इसके बाद फुले दंपत्ति ने महार और मंग जैसी अछूत जातियों के बच्चों के लिए भी स्कूल आरंभ किए। वर्ष 1863 में ज्योतिबा फुले ने गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक गृह का आरंभ किया था। इन्होंने शिशु हत्या से बचाव के लिए एक अनाथालय खोला था। इस संबंध में उन्होंने दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए अनाथालय शुरू करने वाला पहला हिंदू माना जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण का फैसला लिया था, जिससे उसका सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत भी इन्होंने की थी। वर्ष 1873 में फुले ने दलित वर्गों के अधिकारों हेतु जाति व्यवस्था की निंदा करने तथा तर्क संगत विचारधारा का प्रसार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। प्रसिद्ध रचनाओं को देख लेते हैं, तो इसमें गुलामगिरी 1873 बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो कहीं पूछा नहीं गया है, तो गुलामगिरी जरूर याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था 1873 में। नेक्स्ट देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इनका जन्मोत्सव जो है वो 23 जुलाई को मनाया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह उक्ति कही थी, इसकी उद्घोषणा की थी। इस नारे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया था। और इनको जो है भारतीय अशांति का जनक कहा गया था, किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो यह तो बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा। उनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा सम्मानित। इनकी विचारधारा के बारे में देख लेते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक वर्ष 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। शीघ्र ही उन्होंने पार्टी के स्वशासन पर उदारवादी दृष्टिकोण का प्रबल विरोध आरंभ कर दिया था। इनके अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ साधारण संवैधानिक आंदोलन व्यर्थ है। इसके उपरांत वह प्रमुख कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के विरुद्ध खड़े हो गए। वह अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह के पक्षधर थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पश्चात तिलक ने स्वदेशी आंदोलन तथा ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का पूर्णतया समर्थन किया था। दृष्टिकोण में इस बुनियादी भिन्नता के कारण तिलक और उनके समर्थकों को कांग्रेस के चरमपंथी गुट के रूप में जाने लगा था, ठीक है। लाल बाल पाल में इनको भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, तो तिलक के प्रयासों को बंगाल के राष्ट्रवादी विपिन चंद्र पाल तथा पंजाब के लाला लाजपत राय ने समर्थन दिया, और यही हो गए आपके लाल बाल पाल। वह एक महान सुधारक थे और उन्होंने जीवन पर्यंत महिला शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किए। तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती पर भव्य समारोह को आरंभ किया। इन समारोहों के माध्यम से उन्होंने समस्त भारतीयों में एकता तथा राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने की कल्पना की थी। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती किसने शुरुआत की थी। आगे देख लेते हैं विरोध और कारावास। तो तिलक ने पुणे तथा आसपास के क्षेत्रों में फैली प्लेग महामारी के दौरान ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये के विरोध में अपने समाचार पत्रों में उत्तेजनात्मक लेख लिखे थे। इन लेखों से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट अरियस्ट की हत्या को अंजाम दिया था। परिणाम स्वरूप तिलक को हत्या के लिए भड़काने तथा राजद्रोह के आरोप में 18 महीने की सजा दी गई थी, ठीक है। तो किन्होंने? चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी, किसकी? कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट अरियस्ट की, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। तिलक ने 1908 में युवक क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयासों का खुलकर समर्थन किया था और कारावास के दौरान इन्होंने लिखना जारी रखा। इस अवधि में उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की भी रचना की थी। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग से इनका संबंध। तो अपने राष्ट्रवादी साथियों को पुनः एकत्रित करने के उद्देश्य से तिलक ने 1916 में जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट तथा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वह कांग्रेस में फिर से सम्मिलित हुए, परंतु विपरीत विचारधारा वाला गुटों के मध्य सामंजस्य नहीं बना सके। समाचार पत्र के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रवादी लक्ष्यों को समर्पित बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों मराठा और केसरी, मराठा जो था वह अंग्रेजी में था और केसरी जो था वह मराठी में था, ठीक है। तो यह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि मराठा नाम था लेकिन था वो अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मराठा और केसरी का संपादन किसने किया था और कौन सा किस भाषा में था।
तिलक ने अकाल और प्लेग महामारी के प्रकोप तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा अकाल राहत कोष के संदर्भ में उदासीनता तथा गैर जिम्मेदार रवैये में निडरतापूर्वक रिपोर्ट्स प्रकाशित किए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। सोसाइटी द्वारा माध्यमिक शिक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए वर्ष 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित का अध्यापन कार्य भी किया था। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इनका भी जन्मोत्सव तिलक के साथ ही 23 जुलाई को मनाया गया है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के भावरा गांव अलीराजपुर जिले में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के उपरांत चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए। ठीक है। वर्ष 1928 में HRA मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को HSRA मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया गया। देश में उचित ढंग से अब HRA की स्थापना की थी आपके चंद्रशेखर आज़ाद ने और HSRA की स्थापना की थी आपके भगत सिंह ने। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों बार बार पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो कब किया था? 1924 में किया था, याद रखिएगा। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो इन सब का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह तो VVI है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर आज़ाद वर्ष 1926 में वायसराय की ट्रेन को विस्फोट के उड़ाने का प्रयास तथा 1928 में JP सॉन्डर्स हत्याकांड में सम्मिलित थे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, जिसमें भगत सिंह भी थे। ठीक है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में उनका निधन हो गया था। तो इसमें एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे हमारे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक थे और सब सर्वप्रमुख क्रांतिकारी इनको माना जाता है। इन्हें आज़ाद क्यों कहा जाता है? तो इनके बारे में स्टोरी सुना होगा आप लोगों ने कि चंद्रशेखर को 15 वर्ष की अल्पावस्था में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तार किया गया था और मजिस्ट्रेट ने जब इनसे अपना नाम पूछा तो नाम उन्होंने आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्र बताया तथा निवास स्थान जेल बताया था। उसी समय से इन्हें आज़ाद नाम से जाना जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं, यह है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। अब वैश्विक रेल नीति निर्माण में अरुण कुमार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 1985 बैच के IPS अधिकारी अरुण कुमार को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। जून 2022 तक जो है पद पर रहेंगे। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ जो है यानी कि IUR इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एक वैश्विक पेशेवर संघ है। यह दुनिया भर में रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और रेल परिवहन को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1922 को 29 देशों के मात्र 51 सदस्यों के साथ हुई थी और वर्तमान में भारत सहित विश्व के लगभग सभी देश इस वैश्विक पेशेवर संघ के सदस्य हैं। टोटल सदस्यों की संख्या आज के डेट में 194 है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। तो यह याद रखिएगा, स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके सदस्य कितने हैं। अब उद्देश्य देख लेते हैं। तो एक वैश्विक संघ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर रेल परिवहन को बढ़ावा देना और गतिशीलता एवं सतत विकास की वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों को पूरा करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, मध्य एशिया और यूरोप के बीच 7200 किलोमीटर लंबा जहाज, सड़क और रेल मार्ग है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किए गए
नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में बताया गया है कि पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले 10 शीर्ष देशों में भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा, भारत को तीसरा स्थान मिला है टॉप 10 कंट्रीज में। FAO ने वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक 5 वर्ष में एक व्यापक आकलन किया है। यह रिपोर्ट सभी सदस्य देशों के लिए वनों का स्तर, उनकी स्थितियों के प्रबंधन का आकलन करती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, यह जरूर याद रखिएगा। FRA 2020 के अनुसार शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ यानी कि एवरेज एनुअल नेट गेंस दर्ज किया है, जिसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, मतलब चीन सबसे प्रथम स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर, उसके बाद चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं। यह हो गया टॉप 10 कंट्रीज। आगे देख लेते हैं तो एशिया महाद्वीप में वनों की स्थिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार एशियाई महाद्वीप ने वर्ष 2010 से 20 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक शुल्क वृद्धि दर्ज की है, सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि दर्ज की है। एशियाई महाद्वीप में पिछले एक दशक में वनों के प्रति वर्ष 1.17 मिलियन हेक्टेयर की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि दक्षिण एशियाई उपक्षेत्र में वर्ष 1990 से 2020 के दौरान शुद्ध वन हानि दर्ज की गई थी, परंतु FRA 2020 के अनुसार इस अवधि के दौरान भारत के वनों में शुद्ध लाभ के बिना यह गिरावट बहुत अधिक रही होगी। भारत में वनों की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो मूल्यांकन के एक दशक के दौरान भारत ने औसतन प्रत्येक वर्ष 0.38% वन लाभ तथा 2,66,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वन की वृद्धि दर्ज की, जो कि अच्छी सूचना है। 0.38% जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। FRA 2020 ने एशियाई महाद्वीप में समुदाय प्रबंधित वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए सरकारों के संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को श्रेय दिया है। भारत में स्थानीय, आदिवासी एवं देशज समुदाय द्वारा प्रबंधित वन क्षेत्र वर्ष 1990 में शून्य से बढ़कर 2015 में लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। भारत के संदर्भ में प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर के बारे में देख लेते हैं। नेचुरली रीजेनरेटिंग फॉरेस्ट रेट। तो FRA 2020 के अनुसार प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन दर निराशाजनक है। FRA 2020 के अनुसार वर्ष 2010 से 20 के दौरान प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित वन की वृद्धि दर केवल 0.38% थी। भारत बड़े पैमाने पर वनीकरण एवं वृक्षारोपण योजनाओं को लागू कर रहा है। वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी क्षेत्र में रोजगार के बारे में देख लेते हैं। तो मूल्यांकन में 136 देशों के आंकड़ों के साथ वानिकी क्षेत्र यानी कि लॉगिंग सहित में रोजगार की जांच की गई, जो कि दुनिया के 51% वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार उत्पन्न किए हैं, सबसे पहले स्थान पर है रोजगार सृजन में। याद रखिएगा, विश्व स्तर पर 12.5 मिलियन लोग वानिकी क्षेत्र में कार्यरत थे, जबकि इसमें से 6.23 मिलियन अर्थात लगभग 50% सिर्फ भारत में कार्यरत हैं। तो इनका जो है उपयोग जो है निबंध में भी कर सकते हैं, किसी आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तो याद जरूर रखिएगा कुछ पॉइंट्स जो कि आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में या फिर निबंध में। भारतीय शैक्षिक मूल्यांकन परिषद के परीक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए INDSET 2020 परीक्षा का आयोजन किया गया। INDSET स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली एक परीक्षा है। ठीक है, तो INDSET क्या है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीय रेल सुरंग के बारे में। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि अगले 12 महीनों में डबल स्टैक कंटेनरों के परिचालन हेतु दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चालू हो जाएगी। एक बार चालू होने के बाद डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ी हरियाणा के सोहना के पास इस विद्युतीकृत रेल सुरंग के भीतर 100 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। तो हरियाणा के सोहना में यह स्थित है, यह याद रखिएगा। भू वैज्ञानिक रूप से यह सुरंग सुरक्षित एवं स्थिर है, क्योंकि यह 2500 से 500 मिलियन वर्ष पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानों
मुख्य रूप से दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टानों के अलवर अजबगढ़ समूहों में के क्वार्टजाइट सीट्स एवं स्लेट्स जिनकी उच्च वहन क्षमता है से होकर गुजरती है। यह सुरंग हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले को जोड़ती है और अरावली पर्वतमाला की एक तिरछी ढाल पर निर्मित की गई है। तो किसको किसको जोड़ती है यह जरूर याद रखिएगा। डी आकार की सुरंग में WDFC पर डबल स्टैक कंटेनर परिचालन को सक्षम करने के लिए उच्च OHE मतलब कि ओवरहेड इक्विपमेंट के साथ डबल लाइन को समायोजित करने के लिए 150 वर्ग मीटर का एक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र भी शामिल है। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंगों में से एक है। इस सुरंग का एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी के पास है जबकि दूसरा छोर हरियाणा के दादरी में है। डी आकार की सुरंग के सीधे भाग में चौड़ाई 14.5 मीटर एवं ऊंचाई 10.5 मीटर है जबकि वक्राकार भाग में चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 12.5 मीटर है। देख लेते हैं दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टान के बारे में। तो ऊपरी दिल्ली सुपर ग्रुप एक स्पष्ट असंबद्धता या असंगति यानी कि अनकन्फॉर्मिटी है के साथ अरावली सुपर ग्रुप पर निर्भर करता है। यह सुपर ग्रुप के अंतर्गत दो प्रकार की चट्टानें आती हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी चट्टानों का एक मोटा अनुक्रम जिसमें महाद्वीपीय समानता है यानी कि कॉन्टिनेंटल एफिनिटी है। दूसरा है तलछटी चट्टानें जो नदियों एवं उथले समुद्री वातावरण तथा गहरे समुद्री निक्षेपण वातावरण का प्रतिनिधित्व करती है। और उसके बाद देख लेते हैं उत्तरी दिल्ली बेल्ट में दिल्ली सुपर ग्रुप को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निम्न रयालो समूह, दूसरा है मध्य अलवर समूह और तीसरा है ऊपरी अजबगढ़ समूह। अब देख लेते हैं प्रोटेरोजोइक के बारे में। तो प्रोटेरोजोइक एक भूवैज्ञानिक यौन है जो पृथ्वी पर जटिल जीवन जैसे त्रिलोबाइट या कोरल के प्रसार से ठीक पहले पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के समय से संबंधित है। प्रोटेरोजोइक यौन 2500 से 541 मिलियन वर्ष पहले तक विस्तारित है। तो यह याद रखिएगा जरूर। प्रोटेरोजोइक पृथ्वी के भूगर्भीय समय के मापन में सबसे लंबा यौन है। इसे 3 भूगर्भिक युगों में विभाजित किया गया है। पहला है पोलियोप्रोटेरोजोइक, दूसरा है मेसोप्रोटेरियोजोइक और तीसरा है नियोप्रोटेरियोजोइक। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा कल्प के बारे में। आगे देख लेते हैं सौर ऑर्बिटर के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सूर्य की अब तक की सबसे नज़दीक से खींची गई तस्वीरें जारी की गई है। ये तस्वीरें इसी वर्ष फरवरी में लॉन्च किए गए सौर ऑर्बिटर के द्वारा खींची गई है। यह अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते हुए पहली बार जून के मध्य में सूर्य के सबसे नज़दीक यानी कि सूर्य की सतह से 48 मिलियन मील की दूरी से गुजरा तथा यान पर लगे हुए शक्तिशाली उपकरणों से सूर्य की अब तक सबसे करीबी तस्वीरें उतारी गई हैं। इन चित्रों से प्राप्त विवरण देख लेते हैं। तो सूर्य पर लघु लपटें यानी कि मिनी फ्लेयर्स देखी गई हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने कैंप फायर कहा है। ये कैंप फायर पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों द्वारा नियमित रूप से देखी जाने वाली विशाल सौर लहरों से आकार में लाखों गुना छोटी हैं। यह लघु सौर लहरें यानी कि कोरोना के अत्यधिक तप्त होने के कारण हो सकती मतलब कि इन लघु सौर लहरों के कारण कोरोना जो है वो अत्यधिक तप्त हो सकता है। कोरोना सूर्य का बाहरी वातावरण है जो सूर्य की सतह से अधिक गर्म है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो सौर लहरें क्या होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। सौर लहरें सूर्य के वातावरण में चुंबकीय ऊर्जा के महाविस्फोट से उत्पन्न होती हैं जिससे सूर्य की चमक में तीव्रता में वृद्धि होती है। ये सौर लहरें सौर धब्बों यानी कि सन स्पॉट्स के आसपास सक्रिय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। सौर लहरों के दौरान सूर्य से ऊर्जा कणों का विस्फोट होता है जिससे सौर हवा में वृद्धि होती है। यह सौर हवा सूर्य के सतह से निरंतर बाहर की ओर प्रवाहित होती है। सूर्य से निर्मुक्त हुए ऊर्जा कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचने पर चुंबकीय तूफान आने की संभावना होती है। इस स्थिति में पृथ्वी पर स्थित दूरसंचार नेटवर्क तथा विद्युतीय ग्रिड नष्ट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कोरोना के बारे में। तो कोरोना क्या होता है? कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यह बाह्य अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर में फैली हुई है। इसका तापमान 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तथा यह सूर्य की सतह की तुलना में 5500 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म है। वैज्ञानिकों के द्वारा कई दशकों से अध्ययन के बाद भी कोरोना को गर्म करने वाले कारकों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है तथा इसकी तुलना सौर भौतिकी के होली ग्रेल से की जाती है।
आगे देख लेते हैं सौर ऑर्बिटर मिशन के बारे में। तो सौर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा नासा का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, याद रखिएगा। इस अंतरिक्ष यान को फरवरी 2020 में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस 5 रॉकेट द्वारा केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया गया था। इसे ईएसए के कॉस्मिक विजन 2015 से 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत पहले मीडियम क्लास मिशन के रूप में चुना गया। यह पहला मिशन है जो 6 उपकरणों के माध्यम से सूर्य के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की तस्वीरें उपलब्ध करवाएगा। इस मिशन की अवधि 7 वर्षों की है तथा इस दौरान यह सूर्य से 26 मिलियन मील की दूरी तक पहुंचेगा। इस अंतरिक्ष यान में कैल्शियम फॉस्फेट्स में लेपित विशिष्ट टाइटेनियम हीट शील्ड लगी हुई है, जिससे यह 970 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान सहन कर सकता है। ईएसए के बारे में देख लेते हैं। तो ईएसए में 19 सदस्य देश हैं, यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी में, जो है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। सौर ऑर्बिटर यूसिलिस अंतरिक्ष यान के पश्चात ईएसए तथा नासा का संयुक्त उपक्रम है, मतलब कि यह दूसरा संयुक्त उपक्रम है किसका, ईएसए और नासा का। और इससे पहले जो था वह था यूसिलिस अंतरिक्ष यान। यूसिलिस अंतरिक्ष यान को वर्ष 1990 में लॉन्च किया गया था। तो ये इतिहास के दृष्टिकोण से यह याद रखने लायक पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। तो हिमालय की तलहटी में नए भ्रंशों की खोज की गई है। हाल ही में एक तेल एवं गैस अन्वेषण कंपनी की सहायता से भूवैज्ञानिकों द्वारा हिमालय की तलहटी में भ्रंशों की एक नई श्रृंखला की खोज की गई है। यह भ्रंश श्रृंखला नेपाल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप आने की प्रबल संभावना है। इस खोज का महत्व देख लेते हैं। तो भ्रंशों के प्रसार से ज्ञात होता है कि पूर्व अनुमानित स्थिति से हिमालय का विरूपण लगभग 40 किलोमीटर आगे दक्षिण की ओर हो चुका है। यह खोज हिमालय की संरचना तथा इस क्षेत्र में आने वाले भूकंपों को पूर्णतया समझने के लिए हिमालय की सतह तथा इसके आसपास के भूगर्भिक संरचनाओं के अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भ्रंश श्रृंखला का भारत पर प्रभाव क्या होगा, तो देख लेते हैं। इस नई खोजी गई भ्रंश श्रृंखला का भारत की सीमा में विस्तार प्रतीत नहीं होता है, परंतु इससे उत्पन्न होने वाले भूकंपीय तरंगे सीमा पर स्थित क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि इसी प्रकार के अन्य भ्रंश हिमालय की दक्षिणी किनारे पर कभी भी अन्यत्र मौजूद हो सकते हैं, जिसका विस्तार उत्तरी भारत के नीचे हो सकता है। भ्रंश क्या होते हैं देख लेते हैं। भ्रंश किसी चट्टान के 2 खंडों के मध्य होने वाले विखंडन से उत्पन्न भू संरचना अथवा विखंडन मंडल से होता है। भ्रंश के सहारे शिलाखंड एक दूसरे के से सापेक्ष गति करते हैं। यह गति कई प्रकार से हो सकती है, यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। शिलाखंडों के मध्य गति तीव्र होने पर भूकंपीय घटनाएं होती हैं तथा धीमी गति होने पर विसर्पण की स्थिति होती है। हाल ही में हिमालय की तलहटी में अब तक ज्ञात नए भ्रंश खोजे गए हैं। भ्रंश पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के संचरण से संबंधित होते हैं। एक विस्तृत भ्रंश 2 प्लेटों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। और ये भ्रंशों के बारे में जो है आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी का है, ज्योग्राफी का वीडियो है। उसमें आपको भ्रंशों के प्रकार के बारे में बाकी जो डिटेल हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं भ्रंशों के प्रकार के बारे में। तो नतिलंब सरपन भ्रंश यानी कि स्ट्राइक स्लिप, इस प्रकार के भ्रंशों में चट्टानें एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज रूप से गति करती हैं तथा इसमें ऊर्ध्वाधर संचरण 9 के बराबर होता है। सैन इंड्रियास तथा अनातोलियन भ्रंश इसके उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सामान्य भ्रंश यानी कि नॉर्मल फॉल्ट। इस प्रकार के भ्रंशों में भूपर पट्टी के शिलाखंड विखंडित होकर विपरीत दिशाओं में संचरण करते हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप दरार घाटी अथवा भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्षेप भ्रंश यानी कि उत्क्रम भ्रंश, थ्रस्ट रिवर्स फॉल्ट। इस प्रकार के भ्रंश में भूपर पट्टी का एक खंड विखंडित होकर दूसरे क्षेत्र खंड के ऊपर क्षेपित हो जाता है। यह भ्रंश सामान्यतः संघट्ट मंडलों यानी कि कोलिजन जोन्स में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर टेक्टोनिक प्लेटें परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर टकराती हैं तथा उत्क्षेपित होकर पर्वत निर्माण करती हैं। हिमालय और रॉकी पर्वत का उत्थान विवर्तनिक प्लेटों से इस प्रकार के संचरण का उदाहरण है। नोट में देख लेते हैं। नतिलंब सरपन भ्रंश सामान्यतः पृथ्वी की सतह के लंबवत होते हैं, जबकि सामान्य तथा उत्क्रम भ्रंश जो होते हैं वो पृथ्वी के सापेक्ष एक कोण बनाते हैं, पृथ्वी की सतह के सापेक्ष। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित CHADOX
वन कोविड-19 वैक्सीन। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तथा एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा संयुक्त रूप से कोविड-19 महामारी के लिए CHAdOx1 वैक्सीन विकसित की गई है। इस वैक्सीन ने प्रारंभिक चरण के नैदानिक परीक्षणों में सुरक्षित तथा प्रतिरक्षा प्रक्रिया को बढ़ाने वाले परिणाम दिए हैं। अब वैक्सीन का निर्माण देख लेते हैं। तो यह वैक्सीन नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन श्रेणी से संबंधित है। यह वैक्सीन आनुवांशिक रूप से डिजाइन किए गए वायरस से निर्मित की गई है। इस वायरस के संक्रमण से चिंपांजी में सर्दी जुकाम हो जाता है। वैज्ञानिक ने वैक्सीन में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक निर्देशों को स्थानांतरित कर दिया। यह स्पाइक प्रोटीन मानव कोशिकाओं को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार यह वैक्सीन कोरोना वायरस से मिलती जुलती प्रतीत होती है, जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र इसके प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित होता है। यह वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है देख लेते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित वायरस को एडेनोवायरस नाम दिया गया है। यह वायरस मानव में अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकता है। यह एडेनोवायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश करके केवल स्पाइक प्रोटीन के आनुवांशिक कोड संचारित कर देता है। मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्पाइक प्रोटीन को हानिकारक बाह्य पदार्थ समझता है तथा इसके प्रतिरोध के लिए एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर देता है। प्रतिरोधक क्षमता के विकसित हो जाने पर असली कोरोना वायरस संक्रमित करने का प्रयास करेगा, तब एंटीबॉडी इस पर आक्रमण कर इसको नष्ट कर देगी। अब देख लेते हैं इंस्टा कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब कि कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो किसी व्यक्ति के कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित होने पर यह शरीर में आसानी से फैल जाता है। इसका कारण वायरस की ऊपरी सतह पर कीलो जैसी स्पाइक्स होती है। इन संरचनाओं को स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है तथा विषाणु को कोशिकाओं में प्रवेश करने और इसे गुणित करने में यह सक्षम बनाती है। अब यहाँ पर कुछ टीकों के प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। तो यह जो है आप लोग वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। इसको एक्सप्लेन करना कोई खास ज़रूरी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। नेक्स्ट देख लेते हैं काकरापार परमाणु संयंत्र द्वारा क्रांतिकता की प्राप्ति। तो हाल ही में गुजरात स्थित काकरापार परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई ने पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है। तो काकरापार पहले कहाँ है यह याद रखिएगा कि गुजरात में है। इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का निर्माण 6 मई 1993 को आरंभ किया गया था तथा समान क्षमता की दूसरी इकाई का निर्माण 1 सितंबर 1995 को शुरू किया गया था। यह दोनों इकाइयाँ कनेडियन तकनीक पर आधारित हैं। यह याद रखिएगा कि कनाडा की तकनीक पर आधारित है। भारत में वर्तमान में विकसित की जा रही 700 मेगावाट PHWR की 16 स्वदेशी परियोजनाओं की श्रृंखला में काकरापार की तीसरी परमाणु संयंत्र इकाई विकास क्रम में सबसे आगे है। वर्तमान में 700 मेगावाट क्षमता युक्त परमाणु रिएक्टर की 4 इकाइयों का निर्माण काकरापार KAPP3 एवं KAPP4 तथा रावत भाटा में किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2020 के अंत तक भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता 3,68,690 मेगावाट थी, जिसमें परमाणु ऊर्जा का योगदान 2% से भी कम है। तो यह लेटेस्ट आंकड़ा है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं क्रांतिकता यानी कि क्रिटिकलिटी क्या होती है। तो किसी परमाणु रिएक्टर द्वारा क्रांतिकता प्राप्त करने का आशय उस अवस्था से होता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन में एक सतत विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि फ्यूजन चेन रिएक्शन का आरंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विखंडन में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं जो सतत अभिक्रिया को जारी रखते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन के बारे में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। क्रांतिकता विद्युत उत्पादन की दिशा में पहला चरण होती है। सरल शब्दों में क्रांतिकता प्राप्त करने पर ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर की सामान्य परिचालन अवस्था में पहुंच जाता है। इस बात का संकेत होता है कि अब संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए तैयार है। अब इसका महत्व देख लेते हैं। तो KAPP3 भारतीय घरेलू असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। KAPP3 भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई होने के साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित सबसे बड़ी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR इकाई है। तो यह भी याद रखिएगा। PHWR होता क्या है तो यह देख लेते हैं। दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर वे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होते हैं जिनमें सामान्यतः ईंधन के रूप में गैर समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम तथा मंदक एवं शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो यह याद रखिएगा। एक विशिष्ट दबाव वाले पानी रिएक्टर में भारी
जल को शीतलक के रूप में खोलने की सीमा से कम तापमान तक गर्म होने तक एक निश्चित दबाव में रखा जाता है। यद्यपि भारी जल साधारण जल की तुलना में काफ़ी महंगा होता है, फिर भी यह न्यूट्रॉन उत्पादन की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से लाभप्रद परिणाम देता है। यह रिएक्टर को ईंधन संवर्धन सुविधाओं के बगैर परिचालन की अनुमति प्रदान करता है, जिससे भारी जल पर व्यय होने वाली लागत पूंजी में कमी होती है तथा रिएक्टर के लिए वैकल्पिक ईंधन चक्र के कुशल उपयोग हेतु सक्षम बनाता है। आगे देख लेते हैं। तो गरीबी के संदर्भ में यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद का विकास कार्यक्रम का रिपोर्ट, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं और इस अध्ययन का शीर्षक क्या है, तो चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग द SDG। यह अध्ययन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर आधारित था, जो प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों की जीवन की जटिलताओं की माप करता है। अब रिपोर्ट का सार देख लीजिए। तो प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। बच्चों में बहुआयामी गरीबी की उच्च दरें देखी गई हैं। बहुआयामी गरीबी से ग्रसित गरीब लोगों में 144 मिलियन में आधे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। सब सहारा अफ्रीका 558 मिलियन और दक्षिण एशिया 530 मिलियन में लगभग 84.3% बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं। बहुआयामी गरीबी से प्रभावित 67% लोग मध्यम आय वाले देशों से संबंधित है, जहां बहुआयामी गरीबी का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर 0% से 57% और उपराष्ट्रीय स्तर पर 0% से 91% तक है। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से 2019 के मध्य 75 में से 65 देशों में बहुआयामी गरीबी के स्तर में कमी देखी गई है। इस अध्ययन में पूर्व, मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, उप सहारा अफ्रीका और प्रशांत के 75 देशों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में वैश्विक स्तर पर 5 अरब लोगों की बहुआयामी गरीबी की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। आंकड़ों के अनुसार 65 देश ऐसे हैं जिनके बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्तर में कमी आई है। 65 देशों में 50 देश ऐसे हैं जहां गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई है। भारत समेत 4 देशों ने 5.5 से 10.5 वर्षों में, मतलब कि 5.5 से 10.5 वर्षों में अपनी वैश्विक बहुआयामी गरीबी को कम करके आधा कर लिया है। तो यह याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चीन में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 के मध्य 70 मिलियन लोग तथा भारत के एक अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश में वर्ष 2014 से 2019 के मध्य 19 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के कुचर्ग से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो अध्ययन के अनुसार या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सारे, तो याद रखिएगा। अध्ययन के अनुसार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में देखी गई है। बहुत अच्छी बात है। भारत में 2005-06 से 2015-16 के मध्य 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2005-06 में भारत में 55.1% लोग बहुआयामी गरीबी के अधीन थे, जबकि वर्ष 2015-16 में यह स्तर घटकर 27.9% हो गया है। ठीक है, तो 55 से 27 हो गया, मतलब लगभग आधा हो गया है। वर्ष 2018 तक भारत में लगभग 37.7 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे। यहाँ पर कुछ जो है आपके आंकड़े दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो अध्ययन में बहुआयामी गरीबी और टीकाकरण के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस कि टीकों के 3 खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत इस बात का सूचक था कि विभिन्न देशों द्वारा नियमित टीकाकरण को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अध्ययन के अनुसार 10 देशों में 60% बच्चों में डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस के लिए टीकाकरण नहीं हुआ है। अध्ययन में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि घनी आबादी वाले विकसित देशों में उच्च प्रतिरक्षण कवरेज होने के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों की संख्या मौजूद है जो टीकाकरण से छूट जाते हैं। भारत को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ 2.6 मिलियन बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं। तो इस पॉइंट का यूज आप कर सकते हैं।
बहुआयामी गरीबी के बारे में देख लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अनुसार बहुआयामी गरीबी के निर्धारण में लोगों द्वारा दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले सभी अभाव या कमियों को समाहित किया जाता है। अध्ययन के अनुसार ये वो गरीब एवं वंचित लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट से सबसे अधिक पीड़ित हैं। यही वजह है कि वे एक दोहरा बोझ उठाते हैं। वे पर्यावरण में गिरावट, वायु प्रदूषण, स्वच्छ पानी की कमी, अस्वस्थ स्वच्छता की स्थिति के प्रति कमजोर या भेद्य हैं, यानी कि वल्नरेबल है, जिन्हें पर्याप्त पोषण या उचित आवास की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है। इसके निर्धारण में खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जमीनी स्तर में जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा तथा ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं जैसे कारकों को शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई से लागू हो गया है। यह नया नियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। अब अधिनियम के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें देख लेते हैं। तो उपभोक्ता की परिभाषा इसमें दी गई है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने उपयोग हेतु कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं किए गए हैं जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है अथवा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से किया जाने वाला सभी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन सम्मिलित किए गए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं के अधिकार। तो अधिनियम में उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों को स्पष्ट किया गया है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला है आपका सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा है चुनने या निर्णय करने का अधिकार, चौथा है अपनी बात सुनाने का अधिकार, पांचवा है शिकायत निवारण का अधिकार और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा इस कानून के माध्यम से। तो केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने एवं उन्हें लागू करने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA का गठन करेगी। यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों का विनियमन करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा मतलब कि इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जाँच या अन्वेषण कर सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना। तो CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए उत्पादक अथवा प्रचारकर्ता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। दोबारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। उत्पादक को 2 वर्ष तक के कैद की सजा भी हो सकती है जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि CDRCs का गठन किया जाएगा। उपभोक्ता निम्नलिखित के संदर्भ में अपना आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से का व्यापार, दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएं, अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना और ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिम परक हो सकती हैं। ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं अपील के बारे में। तो अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में फाइल की जा सकती है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सुनवाई की जाएगी और राज्य वाले के खिलाफ जो है वो राष्ट्रीय वाले में सुनवाई की जाएगी। और अंतिम अपील का अधिकार जो होगा वो उच्चतम न्यायालय का होगा, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। तो जिला वाला जो है वह उन मामलों को सुनेगा जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। राज्य वाला जो है वह सुनेगा 10 करोड़ तक का, मतलब कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का। ठीक है। और राष्ट्रीय वाला जो है वह 10 करोड़ रुपए से अधिक वाला जो होगा उसका सुनवाई करेगा। मध्यस्थता के बारे में देख लेते हैं। तो नए अधिनियम में मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। जहां भी शुरुआती निपटान की गुंजाइश मौजूद हो और सभी पक्ष सहमत हो वहां मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित की जाएगी। उपभोक्ता आयोगों के तत्वावधान में स्थापित किए जाने वाले मध्यस्थता प्रकोष्ठों में मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता के माध्यम से होने वाले निपटान के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो ई कॉमर्स पोर्टलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत नियमों
के तहत एक सुदृढ़ उपभोक्ता निवारण तंत्र प्रणाली स्थापित करना होगा। ई कॉमर्स पोर्टलों को उत्पत्ति देश यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन का भी उल्लेख करना होगा, जो उपभोक्ता के लिए ई प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने से पहले उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाएगा। मतलब कि कोई अगर इंडिया का सामान ही खरीदना चाहता है तो वहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा होगा, वो इंडिया का सामान ही खरीदेगा। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को भी 48 घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करना होगा, और इस अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्ति की तिथि से 1 महीने के भीतर जो है शिकायत का निवारण भी करना होगा। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, उत्पाद की जिम्मेदारी। तो उत्पाद निर्माता अथवा उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं में कमी के कारण होने वाली क्षति अथवा क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो है करंट अफेयर्स वो समाप्त होता है, दूसरा भाग भी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को हमारे, और उसके बाद जो है आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जाते जाते एक और बात बता दूं कि 1 अगस्त से जो है हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है BPSC 66 के लिए। ठीक है, तो यह जो होगा आपका 9 महीने का कोर्स होगा, 9 माह का कोर्स होगा आपका, और इसका जो शुल्क होगा वह मात्र आपका 2500 रुपये होगा। तो इसमें ज़रूर जुड़िए। और इसमें क्या क्या दिया जाएगा, तो दृष्टि नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, दृष्टि का ओरिजिनल BPSC नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, BPSC के लिए अलग से नोट्स आता है, वो दिया जाएगा आपको। इसके अलावा जो मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ उसके सारे PDF दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी जो है दी जाएगी। ठीक है, तो संपूर्ण तैयारी के लिए PT और मेंस के लिए आप जुड़ सकते हैं। 9 माह का यह कोर्स होगा और 2500 रुपये मात्र फ़ी होगा। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 9525360283 पर आपको व्हाट्सएप करना है, या फिर 7043858014 पर आपको कॉल करना है। ठीक है, तो और वैसे कॉल आप किसी भी नंबर पर कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो सिर्फ इस नंबर पर करना है। ठीक है, तो अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।